नमस्कार दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे अरस्तु। और अरस्तु के यहाँ पर अपने तीन बेसिक कंसेप्ट, तीन छोटे छोटे पर्सन जो विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका आपने डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि अरस्तु को राज्य विज्ञान का यानी राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस पे अपने डिटेल से चर्चा करेंगे कि अरस्तु से पहले प्लेटो और सुकरात ने भी राजनीति विज्ञान में खूब चर्चाएं की। राजनीति विज्ञान यानी राजनीतिक दर्शन जो था उसकी चर्चाएं की, नगर राज्य के बारे में उन्होंने बात की थी। और उसी का जो शिष्य था अरस्तु, उसी ने इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी प्लेटो को हम राजनीति विज्ञान का जनक नहीं मानकर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर कहते हैं। क्यों? अगर विश्वविद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ मैंने उसको शॉर्ट नोट बनाने का कोशिश किया है। सबसे मुख्य जो बात है, अगर अपने एक ही बात में कहना चाहें तो प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कह सकते। राजनीति विज्ञान का जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र में पृथक्करण किया और राजनीति को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। अब सबसे मुख्य इनकी बात थी कि इन्होंने नीति शास्त्र को छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से मैकियावेली ने अपने आप को नीति शास्त्र या धर्म शास्त्र से अलग किया, उस प्रकार की बात नहीं की। यानी यूँ नहीं कह सकते कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र का समापन कर दिया, लेकिन राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र को इन्होंने दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया और राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बना दिया। और दूसरा इसका मुख्य कारण था कि इनकी जो अध्ययन की पद्धति थी वो आगमन पद्धति थी, इंडक्टिव मेथड थी। इसका कारण ये था कि इन्होंने हमेशा शुरुआत है वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गए। यानी इन्होंने हमेशा ही अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इन्होंने एक छोटे से भाग का अध्ययन पहले किया, विशेष पर्टिकुलर का, और उससे इन्होंने सामान्य निष्कर्ष निकाले। अनुभव प्रधानता, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मैक्स लेनर की, कई बार पूछी गई है। मैक्स लेनर ये कहते हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है, प्लेटो ने अपने समकालीन एथेंस की भ्रष्ट राजनीति से तंग आकर के, ध्यान से देखिए इसमें, किसी ने ठीक ही कहा है, प्लेटो ने अपने समकालीन एथेंस की भ्रष्ट राजनीति से तंग आकर के आदर्श राज्य का आश्रय लिया। यानी जो प्लेटो था उसके समय में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो उससे तंग आ चुका था। डेमोक्रेसी एक लॉटरी बन गई थी, उसमें एक भ्रष्ट नेताओं को चुना जाता था। इस चीज से तंग आकर के प्लेटो आदर्श राज्य की, फिलोसफर किंग की अवधारणा देता है। वो कहता है कि व्यक्तियों को शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सामान्य बुद्धि जिसमें है ही नहीं, शासन एक कला है, इसलिए जिसमें दर्शन है, जिसमें विवेक है, जिसमें निर्लिप्त बुद्धि है, उस व्यक्ति को शासन करने देना चाहिए। इसलिए मैक्स लेनर लिखते हैं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि प्लेटो अपने समकालीन एथेंस की भ्रष्ट राजनीति से तंग आकर के आइडियल स्टेट का सहारा लेता है, और अरस्तु है वो प्लेटो के द्वारा चित्रित आदर्श राज्य से तंग आकर के अनुभववादी पद्धति की ओर बढ़ता है और व्यवहारिक राजनीति का मुख मोड़ता है। वो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटो ने इतनी आदर्श राज्य की बातें की, इतनी कल्पनाएं की कि वो आइडियल स्टेट इस व्यवहारिक दुनिया में, इस मानवता में, इस संसार में संभव नहीं है। और प्लेटो खुद इस बात को अपने स्टेट्समैन में, इनकी दो बुक्स हैं स्टेट्समैन और लॉज में पूर्णतः वो मानता है कि ऐसे दार्शनिक राजाओं की स्थापना, ऐसे दार्शनिक राजाओं की खोज, ऐसे दार्शनिक राजाओं की शासन की स्थापना इस सांसारिक दुनिया में संभव नहीं है। तो अनुभव प्रधानता यानी अनुभव से, जहां प्लेटो है वो कल्पना में विचरण करता रहता है, और जो अरस्तु है वो जीवन की जो थपेड़े हैं उसको सहता भी है और उसका उपयोग भी करता है। तो इस प्रकार से प्लेटो है वो कल्पना में उठता है और यह यथार्थवाद यानी जो रियलिज्म है, जो व्यवहारिकता है, उसके ऊपर अपनी दर्शन को आगे बढ़ाता है। तो यथार्थवाद भी इसका एक मेन मुद्दा है। तुलनात्मक पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट, यथार्थवाद का जनक। वैसे अपने बात करेंगे राजनीति विज्ञान में तो यथार्थवाद का जो जनक है थुसिडाइड्स को माना जाता है, शक्ति, पावर। और अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ हंस जे मोरखेंतु को माना जाता है। और अगर भारतीय राजनीति के अंदर अपने बात करें तो कौटिल्य को माना जाता है। और वर्तमान राजनीति की बात करें तो यथार्थवाद का जनक मैकियावेली को माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं
अगर रियलिज्म की बात है, वो शुरुआत में राजनीतिक दर्शन की अगर बात करें तो वहां अरस्तु ने की थी। मैं आपको बता दूं, आदर्शवादिता और यथार्थवादिता दो एक दूसरे के विपरीत पहलू हैं। फिर भी अरस्तु आदर्शवादी होते हुए भी रियलिस्ट थे, यथार्थवादी थे, उन्होंने व्यवहारिक राजनीति को अपनाया। अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि तुलनात्मक उत्पत्ति। पॉइंट है तुलनात्मक उत्पत्ति। तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु है। उन्होंने वहां उस समय 158 की बार संख्या भी पूछ ली जाती है, 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनसे निष्कर्ष निकाले और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसी से आगे चल के हमारे राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। तो हम यूं कह सकते हैं कि तुलनात्मक उत्पत्ति थी इनकी, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी और इन्होंने गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग को अपनाया। तुलनात्मक उत्पत्ति के कारण इन्होंने तुलना की कि कोई राज्य है वो पतन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो तुलनात्मक उत्पत्ति के कारण भी इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। राज्य का इन्होंने बहुत पूर्ण सिद्धांत, जो राजनीति विज्ञान का जो सिद्धांत था उसको पूर्ण सिद्धांत के रूप में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया और वैज्ञानिक वर्गीकरण भी इन्होंने किया। अगर हम कुल मिलाकर के कहें तो अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, उसकी अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक थी और राजनीति के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश कराने वाला प्रथम व्यक्ति अगर कोई था तो वो अरस्तु था और इसी कारण हम अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं। छोटी सी वीडियो ठीक है, बना ली।